Assalamualaikum and a very happy Women's Day to all the women Hey, out that there. was my thing to say. आपने जल्दी से ना पॉइंट स्कोरिंग कर ली। देखिए मैं एक मर्द की तरफ से ज़्यादा इसको सेलिब्रेट बहुत अच्छी बात है। कहना बनता है ना, तो मैंने आप समेत तमाम ख़वातीन को औरतों का आलमी इंटरनेशनल वुमेंस डे आज मनाया जा रहा है, पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है और इसके इर्द गिर्द बड़े इवेंट्स होते हैं, बड़ी तकरीबात होती हैं, बहुत कुछ होता है। ऑफ कोर्स हमारे यहाँ रमज़ान चल रहा है तो हम तो ज़रा ज़्यादा कंसंट्रेशन हमारी रमज़ान पे है, बट हाउएवर देयर हैव बीन अ फ्यू इवेंट्स इन द सिटी। इस्लामाबाद में हाउएवर आपको बताना चाहते हैं कि औरत मार्च का एक जो सिलसिला जो बड़े सालों से चल रहा है, आपको पता है कि इस दिन 8 मार्च के हवाले से इस दिन पे तो ज़रूरी होता है, तो इस्लामाबाद में भी एक हो रहा था। हाउएवर उसके लिए आने वाली कुछ ख़वातीन को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। अब क्या बैकग्राउंड है, क्या हुआ है, ये तो हम पता करेंगे, लेकिन पुलिस कहना था इन ख़वातीन का कि हमारे ऑर्गेनाइजर्स और दीगर ख़वातीन को पुलिस पकड़ कर ले गई है। नोटेबल ख़वातीन डॉक्टर फरजाना बारी जैसे लोग फरजाना बारी की तो वीडियो मैंने देखी है जी, और पुलिस वैन में वो बैठी हुई हैं। औरत मार्च की हामी ख़वातीन विमेन पुलिस स्टेशन G7 के बाहर जमा हो गई हैं। पुलिस का यह मौक़िफ़ है कि शहर में दफ़ा 144 नाफिज़ है, किसी को इज्तिमा की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अब हम वी आर वेरी क्यूरियस टू फाइंड आउट कि अगर 144 है, जो कि हमने भी वैसे तो सुना हुआ था कि लगी हुई है बहुत जगहों पे इनफैक्ट मुल्क में, तो उसमें क्या NOC मिला था फॉर मार्च और नॉट, क्योंकि लेट्स फाइंड दैट आउट। हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट दुआ मिर्ज़ा हमारे साथ हैं। दुआ बताइएगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने नहीं सुना था कि इस्लामाबाद में औरत मार्च हो रहा है, शायद इतना पब्लिसाइज नहीं किया गया था और एक्सपेक्टेशन भी आई गेस नहीं थी बिकॉज ऑफ रमज़ान एंड ऑल। तो ये NOC क्या इस मार्च के लिए लिया गया था और कब लिया गया था? जी हुमा, सबसे पहले तो आपको भी हैप्पी वुमेन्स डे एंड अब्दुल्ला, थैंक यू, सेम टू यू। पूरा साल ये ख़वातीन को ट्रिब्यूट भी देते रहते हैं और अपने प्लान के में जेंडर इक्वालिटी की बहुत बात करते हैं। तो जहाँ तक इस्लामाबाद के औरत मार्च का तस्करा है, वहाँ पर मसला ये हुआ है कि जैसे ही F6 में औरत मार्च की जो कॉल थी उसमें ख़वातीन ने आना शुरू किया, तो चूँकि पुलिस और ज़िला इंतज़ामिया का ये मौक़िफ़ है कि शहर में 144 दफ़ा नाफिज है जिसके तहत किसी भी शख्स को इज्तिमा की इजाज़त नहीं दी जा सकती, और चूँकि इस्लामाबाद को थ्रेट लेटर्स भी मौसूल हो चुके हैं और अभी जुमे को भी कंटेनर्स लगे थे और बाकायदा इसको कैटर किया जा रहा है। और इस्लामाबाद पुलिस का ये मौक़िफ़ है कि थ्रेड की वजह से और रमज़ान की वजह से किसी तरावी और दीगर इज्तिमात को मैनेज करना बड़ा मुश्किल है, तो किसी भी ऐसे प्रोटेस्ट को इजाज़त नहीं दी जा सकती स्पेसिफिकली। और मैं आपको अनऑफिशियल अगर ये बताऊँ तो इस्लामाबाद में करीबन पूरे साल ही दफ़ा 144 नाफिज होती है, हर 3 महीने बाद एक नोटिफिकेशन निकाल दिया जाता है, तो उसी तरह ये भी नोटिफिकेशन निकाला गया था। लेकिन औरत मार्च की इंतजामिया का कहना है कि हमने इसके लिए एक प्रॉपर NOC लिया हुआ था, और चूँकि औरत मार्च हर शहर में होती है तो हर शहर में उन्होंने NOC लिया हुआ था। तब तक हालात इस तरह के नहीं थे। उसके बाद अफगानिस्तान वाली वॉर हुई, फिर जो आयतुल्लाह खामनी की वजह से एहतजाज हो रहे थे, तो उसके बाद ज़रा सख्ती ज़्यादा हो गई थी। इसलिए पुलिस का ये कहना है कि हमने ये कह रखा था कि कोई भी शख्स किसी भी तनाजुर में किसी भी तरह का कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकता। अच्छा, वैसे दुआ 8 मार्च है, ख़वातीन का आलमी दिन है, वी वुड एक्सपेक्ट के कुछ ना कुछ होता है, इवेंट्स होते हैं, जमा होती हैं, वॉक होती है, और अगर इस्लामाबाद पुलिस ने ऑलरेडी एक NOC जारी किया हुआ था या इंतज़ामिया ने जारी किया हुआ था तो उनको इन्फॉर्म करना चाहिए था। बाज़ाब्ता इंतज़ामिया का ये फ़र्ज़ था कि ये इन्फॉर्म करें औरत मार्च के ऑर्गेनाइजर्स को कि भाई अब आप ये इज्तिमा अपना पोस्टपोन कर दें, क्योंकि बहुत सी चीजें बदल गई बाय द टाइम जब NOC इनको दी होगी कुछ अर्सा पहले। उसके बाद सो मच हैज हैपेंड इन द मीन टाइम कि वो कैंसिल कर देते हैं या उनको बताते हैं कि जी हम नई तारीख दे दें, कुछ कर दें, बिकॉज़ देयर इज अ क्लियर लैक ऑफ कम्युनिकेशन हियर। जी बिल्कुल ऐसे ही है। औरत मार्च इंतजामिया का ये कहना है कि उनको कोई नोटिफिकेशन ऐसा पहले नहीं दिया गया, ना कैंसलेशन का और ना ये बताया गया है कि वो अपना इज्तिमा कैंसिल करें या वो उस रोज जमा नहीं हो सकती। जब तक जिला इंतजामिया से जब हम पूछें तो वो कहते हैं कि इट इज़ वेरी मच ऑब्वियस कि अगर 144 नाफिज कर दी गई है तो किसी भी शख्स को इजाजत नहीं है और हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये तो खैर एनीवे ये ओवरलैपिंग होगी ना, थोड़ी सी कंफ्यूजन भी होगी क्योंकि NOC किसी के हाथ में हो और 144 भी नाफिज हो तो समझ भी नहीं आती कि करना क्या है। अब बताएं कैसी हैं ये ख़वातीन जिनको अरेस्ट किए, और क्या ये वहाँ उस जगह पे पहुँच गई थी जहाँ ये मार्च होना था? कितनी ख़वातीन अरेस्ट हुई हैं, किस जगह होना था एग्जैक्टली, और फिर बाकियों का क्या हुआ? जी पहले F6 में इन्होंने इकट्ठा होना था, फिर वहां से इन्होंने मार्च शुरू करना था। लेकिन जैसे ही F6 में कुछ खवातीन इकट्ठी हुई जिनमें करीबन 10 से 12 खवातीन कहा जा सकता है,
तो फौरी क्योंकि वहाँ पर वुमेन पुलिस स्टेशन का स्टाफ वहाँ पर पहुंचा और SHO भी वुमेन पुलिस स्टेशन की मरियम वहाँ पर मौजूद थी। उन्होंने फौरी उनको हिरासत में लिया, पुलिस वैन में डाला और G7 के पुलिस स्टेशन में ले गए। तो अभी ये G7 में ही है या फिर इनको रिहा कर दिया गया है, क्या हुआ है? अब ये G7 में मौजूद हैं और औरत मार्ची इंतजामिया का ये कहना है कि जो शख्स उनकी हिमायत के लिए वहाँ पर जा रहा है उन खवातीन को भी हिरासत में लिया जा रहा है। और उनका ये भी दावा है कि बहुत सारी उनकी ऐसी ऑर्गेनाइजर और वॉलंटियर्स हैं जिनका अभी नंबर भी नहीं मिल रहा और वो ट्रेस भी नहीं किए जा रहे। तो जो शख्स G7 पुलिस स्टेशन भी पहुंच रहा है, एक और पुलिस की वैन भी अभी लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट ये कि वहाँ पर पहुंचाई गई है और तमाम लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है। और यही कहा जा रहा है कि अगर कोई भी शख्स इसको रेजिस्ट करने की भी कोशिश करेगा तो उसको भी हिरासत में लिया जाएगा। बल्कि बहुत सारी खवातीन के वालिदैन से मेरी बात हुई है, वो राब्ता कर रहे हैं कि उनकी बच्चियां ट्रेस नहीं हो रही हैं अभी। Okay, that is पुलिस के concerning. हवाले से ये कहना है। I wish there was another way to deal with it. ये तो बड़ी अननेसेसरी किस्म की थोड़ी न्यूज़ सी बन रही है। this shouldn't have This was been not like needed this. at all on a day like this, You know to be what, Dua, honest. thank बहुत you so शुक्रिया much. आपका आपने दुआ। हमें अपडेट किया है and we will try to get another update from you later in an hour or so. We want to know कि क्या हुआ And और ये if we बच्चियां can get किधर in हैं। touch with somebody from Islamabad police, please आप जरा राब्ता कीजिए Yeah. और जरा हम मालूम करते हैं क्योंकि ये तो अब एक why? 8 मार्च का अगर ठीक है कुछ ओवरलैपिंग ऐसा हो ही गया था तो लेट देम गो, एक्सप्लेन इट टू देम। कोई अनरीजनेबल नहीं होगा। वी एवरीबडी अंडरस्टैंड्स कि इस वक्त क्या हालात चल रहे हैं। सो दुआ से हम दोबारा अपडेट इस हवाले से लेंगे। टॉकिंग ऑफ हालात, ऑब्वियसली आपको पता है कि हर दिन कुछ ना कुछ अपडेट भी होती है, कुछ नया हुआ होता है, कुछ और भी कंसर्निंग हो गया होता है। हम ज़ाहिर है 9th डे है ऑफ द गल्फ वॉर और कल हम ज़रा खुश हो रहे थे कि हौसला अफजा बयान आया ईरानी सदर की तरफ से, मसूद पेज़ेश्कियान की तरफ से, जिसमें उन्होंने नेबरिंग कंट्रीज़ पे हमले मज़ीद ना करने का ऐलान किया। अपॉलॉजी की भी बात हुई, इनफैक्ट की भी। लेकिन फिर उन्हीं की सफ़ों में से दीगर लोगों ने कह दिया कि जी हमें एतमाद में नहीं लिया गया था और फिर उनके अपने बयान की खुद से तरदीद भी आ गई। बेसिकली उसके बाद ये कहा क्योंकि पहले तो उन्होंने कह दिया था ना, अपोलोजाइज किया था अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ को कि हम नहीं करेंगे आपको अटैक, और हम ऑब्वियसली इतने दिनों से जो सिलसिला चल रहा है। फिर उन्होंने कहा कि अगर उनके US बेसिस जो उन मुल्कों में है, अगर वहां से हम पे अटैक हुआ तो फिर हम उन बेसिस को जरूर अटैक करेंगे। अब्बास राक्ची साहब का बयान आया और फिर दोबारा मसूद पेज़ेश्कियान साहब ने भी अपने मौक़िफ़ से थोड़ा सा वो पीछे हट गए, हमें यही नजर आया और हमले भी नहीं रुके। फिर आपको बता दें कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के दरमियान जंग जो है ना वो 9th डे में 9वें रोज में दाखिल हो चुकी है। और अमेरिका और इजराइल के तेहरान में ऑयल डिपो पर हमले से तेल के ज़खायर जो हैं उनमें आग भड़क उठी है। बड़ी ख़तरनाक किस्म के विजुअल्स हैं ऐसे तेल बहने से सड़कों पर भी आग फैली नज़र आ रही है। तेहरान के जनूब में रिफाइनरी में भी हमले के बाद आग लग गई है। एक हफ्ते से ईरान पर जारी हमलों में शोहदा की तादाद जो है वो अब ऑलमोस्ट 1300 से तजावुज़ कर गई है। यूनिसेफ के मुताबिक 20 स्कूल और 10 अस्पताल निशाना बने। मरने वालों में 30% बच्चे हैं। सो अगर इस तरह से हमले किए जा रहे हैं जिसमें मरने वालों की परसेंटेज में 30% बच्चे हैं, तो आप सोच ही लीजिए कि यहाँ कौन सी जंग हो रही है और यहाँ किस चीज़ का इर्तिकाब किया जा रहा है। यही मनाजर हमने पहले फ़लस्तीन में देखे हैं, गज़ा में देखे हैं और यही मनाजर अब हम ईरान में देख रहे हैं, जहाँ किसी एक स्कूल को आप गलती से निशाना बना लेते हैं, 2 को हो सकता है निशाना बना लें, लेकिन 20 स्कूल और 10 अस्पताल ये जान बूझ कर किया जाता है। और अमेरिकी सदर का एक स्टेटमेंट भी, वो पहला जो स्कूल था ना जिसमें बच्चियां शहीद हुई, 150 से ज़ायद बच्चियां, तो उसके बारे में कल मैं देख रही थी, अमेरिकन प्रेसिडेंट का था टोटल डिनायल में, कहते हैं हमने तो किया ही नहीं, वो तो ईरान ने किया। और साथ तौजी ये दी कि ईरान की प्रिसिजन भी ठीक नहीं है ना मिसाइल्स की, आपको तो पता ही होगा, तो उन्होंने खुद मारा है, हमने नहीं मारा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, अब वो जाहिर है बहुत सारे इरादे उन्होंने ईरान को लेकर जाहिर किए हैं और उन्होंने इज़हार ख्याल किए, अब वो कह रहे हैं कि जी ईरान का नक्शा बदल जाएगा। इस जंग ने मशरिक़ वस्ता को मुतासर करना शुरू कर दिया है। खलीज ममालिक की जानिब से ईरानी हमलों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है। UAE के सदर ने ईरानी हमलों के जवाब में ईरान को खबरदार किया है कि मुत्तहिदा अरब अमारात की ज़ाहिरी शक्ल पर ना जाएं। साथ ही आपको बताएं कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का हालिया दौरा सऊदी अरेबिया भी इसी सिलसिले की एक कड़ी था। उन्होंने वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात में ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद पैदा होने वाली सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू की और हमलों को रोकने के लिए भी स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदा जो है उसके तहत इक़दामात पर तबादला ख्याल किया।
कल ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के टेलीविजन खिताब के बाद मुस्बत पेशरफ्त की एक उम्मीद ज़रूर पैदा हुई थी, जिसमें उन्होंने ईरानी हमलों में निशाना बनने वाले पड़ोसी मुल्कों से माजरत की थी। कहा था कि ईरान अब किसी पड़ोसी मुल्क को हमला नहीं करेगा, लेकिन जब तक कि उसकी सरजमीन ईरान पर हमले के लिए इस्तेमाल ना हो। लेकिन अमरीकी सदर के बयान के बाद मामला बैक टू स्क्वायर वन लिटरली आ गया। बहुत सी चीज़ें बैक टू स्क्वायर वन, एवरी डे इज़ अ न्यू डे, कुछ ना कुछ होता है, कुछ स्टेटमेंट्स आते हैं। लेट्स टॉक हुसैन अबाउट बाकरी साहब हैं हमारे साथ, तज्जियाकार हैं, तेहरान से हमें इन्होंने ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया बाकरी साहब। बाकरी साहब, ईरान पर हमलों के तो ज़ाहिर है 9 दिन हो चुके हैं, ये सिलसिला चल रहा है। ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वहाँ बहुत नुकसान भी हुआ होगा। उधर खलीजी ममालिक में भी अब उनकी तरफ से सॉर्ट ऑफ वार्निंग्स का सिलसिला शुरू हो चुका है, प्रेशर भी आ रहा है। क्या ये प्रेशर ऐसा है कि हम जल्द ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर देखें? आपका जो सवाल है इसका जवाब सिंपल आंसर इज नो, नो, नो वे। जितने भी ममालिक कोशिश करें कि ईरान की जो रिटेलिएशन पावर है इसको रोकें, ये नहीं रोकेंगे। जब तक इनकी सरजमीन के ऊपर बमबारी होती जाएगी, जब तक जारहियत अमेरिका और इसराइल की तरफ से जारी रहेगी, तब तक ईरान की रिटेलिएशन जारी रहेगी और ईरान जंग के दौरान कभी भी नेगोशिएशन नहीं करेगा, ये याद रखें। तो ये जो नेगोशिएशन की बात है वो जंगबंदी के बाद है। जंगबंदी के लिए अमेरिकन को समझाना ज़रूरी है, इसराइलियों को समझाना ज़रूरी है, लेकिन जंगबंदी का मतलब यह नहीं कि अमेरिकन को छोड़ेंगे। ईरान के ऊपर जिस तरह सुप्रीम लीडर की शहादत एक बहुत ही गहरी दाग रखी है ईरानियों के ऊपर और आलम तशय्युअ, बल्कि मैं कहता हूँ पूरा मुसलमानान के ऊपर, मुस्लिम ममालिक के ऊपर, मुस्लिम बागैरत लोगों के ऊपर, अब अमेरिकन इससे नहीं बचेंगे जब तक ये भारी नुकसान ना उठाएं। ठीक है, आपने वे कर दिया तो फिर ऑब्वियसली नेगोशिएशंस तो एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती। लेकिन हम देख रहे हैं कि सदर मसूद पेज़ेश्कियान उनका एक बयान होता है, पासदारन ने इनकलाब जो है रेवोल्यूशनरी गार्ड्स उनके जो हेड्स हैं उनका एक मुख्तलिफ बयान होता है, फिर अली लारिजानी जो हैं उनका मौक़िफ़ भी कुछ अलग होता है। ये इट्स वेरी क्लियर और ये नज़र भी आ रहा है, तासुर भी यही पैदा हो रहा है कि ईरान की लीडरशिप जो है वो शायद एक पेज पर नहीं है। अब हम इधर बैठे हों और हमें ऐसा लग रहा हो तो दैट्स अनदर स्टोरी, लेकिन ईरानी अवाम भी यही तासुर ले रही है कि वाकई देयर आर टू मेनी पीपल डिसाइडिंग टू मेनी डिफरेंट थिंग्स। ये एक आपको बताऊं कि हुआ क्या। पेज़ेश्कियान साहब को, अब्बास अरागची को कुछ ममालिक ने कॉल करके इनको कहा कि हम अब अमेरिकन को रोकेंगे, अपने सरजमीन इस्तेमाल होने नहीं देंगे। काइंडली आप भी हमारे ऊपर अटैक ना करें, क्योंकि हमारे ऊपर आपकी अटैकों की वजह से और इस रीजन में जो जंग छेड़ी है इसकी वजह से नुकसान बहुत हो रहा है। पेज़ेश्कियान साहब ने कल बात करते हुए इन्होंने फ़ारसी में ये जुमला कहा कि मैं अपने तरफ से एज ए पर्सन माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन हम आपके ऊपर हिट नहीं कर रहे, हम अमेरिकन के ऊपर हिट कर रहे थे। उसके साथ इन्होंने ये बताया कि इस शर्त पर हम नहीं करेंगे आपके ऊपर अटैक्स कि आपके सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना हो। ये कोई नई बात नहीं थी, ईरान कई महीनों से यही कहता आ रहा है। लेकिन इंटरव्यू ख़त्म होने के आधा घंटे के बाद ईरान ने अज़्ज़ुफ़रा एयरबेस के ऊपर एमिरेट पर हमला किया और उसके 1 घंटे के बाद बहरीन में इनके जो वाटर इंस्टॉलेशन थी और वहाँ पे जो इनका वाटर स्वीटनिंग प्लांट था उसके ऊपर अटैक किया। वजह ये थी अज़्ज़ुफ़रा एयरबेस को इस्तेमाल किया गया ईरान के ऊपर अटैक करने के लिए, और आधा घंटे के बाद बहरीन के हवाई अड्डे से अमेरिकन्स ने ईरान में किशम आइलैंड के ऊपर, कीश आइलैंड के ऊपर इनकी जो पानी के तनसीबात इन्होंने रखा था, दरिया से पानी को मीठा करके लोगों तक पहुंचाने के लिए, उन पर बॉम्बिंग की। इस बॉम्बिंग के बाद आधे घंटे के बाद IRGC ने भी बहरीन में जो इनकी जो पानी तनसीबात थे उसके ऊपर बमबारी की। ईरान के अंदर गवर्नमेंट लेवल पे कोई दो राय नहीं है, कोई इख्तिलाफ नहीं है। बात सिर्फ ये है कि मीडिया किसी बात को उठाती है, सेंसर करके बाकी बात आगे लेके आती है। ईरान अभी भी कह रहा है कि हमारा कोई दुश्मनी अपने हमसाया ममालिक के साथ नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो हमसाया मुल्क हैं, कुछ हमसाया मुल्क ये सोचते हैं कि अमेरिकन उनकी हिफाजत कर रही है, लेकिन हकीकत ये है कि अब वो अमेरिकन की हिफाजत कर रहे हैं। ये बिल्कुल बात की गई थी, लेकिन एट द सेम टाइम जब वहाँ से
उनकी सरजमीन आपके मुताबिक इस्तेमाल हुई तो फिर IRGC ने जवाबी हमले किए, क्योंकि लिटरली इस बयान के आधे घंटे बाद सब तरफ हमले होना शुरू हो गए थे। अब ये बताइएगा हुसैन साहब कि जैसे जैसे जंग तवील हो रही है वैसे ही रूस और चीन जैसे और यूरोपीय ममालिक का भी इम्तिहान बढ़ रहा है, सभी का, पूरी दुनिया का इम्तिहान बढ़ रहा है। क्या ये जंग ख़त्म कराने में यूरोपीय ममालिक, रशिया, चाइना कोई किरदार अदा कर सकते हैं, या ईरान इनसे एटलीस्ट क्या एक्सपेक्ट करता है, कुछ एक्सपेक्ट भी करता है? ये जो खित्ते में जंग है, अमेरिकन इंटरेस्ट के ऊपर जो हिट हो रही है, साथ में अमेरिकन को नुकसानात, भारी नुकसानात है, ये सेंसर करके बताते नहीं है। ईरान के ऊपर भी बहुत मैसिव बॉम्बिंग और बहुत सारे नुकसानात हैं, लेकिन अमेरिकन और इसराइलियों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा नुकसानात है। आप नुकसानात चेक करने के लिए बाकी चीज़ें छोड़ दें, इनके रडार सिस्टम छोड़ दें, सिर्फ इनके स्टॉक मार्केट के क्रैश देखें और पेट्रोल के प्राइसेस चेक करें, बहुत इनके ऊपर भारी नुकसानात। लेकिन रशिया और चाइना फिलहाल इस सूरत हाल को गौर से देख रहे हैं। मैं खुद समझता हूं, अपने ज़ाती राय है, ये बिल्कुल गलत भी हो सकता है, ये इंजॉय कर रहे हैं इस सीन के कि एक सुपर पावर, एक बिल्कुल आम सा कंट्री जो 40 साल से एम्बार्गोज के तहत ये सोच रहे थे ये ख़त्म होने जा रहा है, इसके हाथों जलील हो रहा है। उसके साथ साथ चाइनीज़ को उनकी ऑयल्स मिल रही है। ईरान में तंगे हुर्मुज या आबराए हुर्मुज या स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज के ऊपर ईरान ने उसको बंद नहीं किया है, अपना कंट्रोल साबित किया है। ये जो टैंकर्स चाइना की तरफ जाना चाह रहे हैं, इसको ये जाने दे रहे हैं, तो चाइनीज़ को ऑयल पहुंच रही है। ठीक है, मेरा नहीं ख्याल कि चाइना अभी इतना क्राइसिस में होगा कि ये जंगबंदी करना चाहे, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट और इंटरनेशनल जो इकोनॉमी है उसके ऊपर दबाव की वजह से चाइना अपना पूरा कोशिश करेगा कि ये चीज़ें बेहतरी की तरफ जाए। आई डोंट नो, मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो किस हद तक ईरान की मदद कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस वक्त ईरान की कोई ख़ास मदद नहीं हो रही है, ये खुद कर रहे हैं जो कर रहे हैं। शुक्रिया हुसैन बाकरी, ये हमें आपने तेहरान से अपडेट किया एंड यू राइट, कन्फ्यूजन भी है, मतलब वहाँ से डायरेक्टली कोई और बातें हो रही होती हैं, फिर वो ज़रा ट्विस्ट होके आगे आती हैं, बट इट्स गुड टू कीप कनेक्टेड विद वन अनदर ताकि हम सही इंफॉर्मेशन जो है वो इम्पार्ट कर सकें अपने व्यूअर्स को। अच्छा जी, फ्यूल प्राइसेस की अभी हुसैन बाकरी साहब भी बात कर रहे थे। फ्यूल प्राइसेस आलमी मंडी में बढ़ गई है। हमारे यहाँ जब तक वो तेल आएगा, ज़ाहिर है महंगा तेल होगा जो हम खरीदे में कंज्यूम करेंगे, उससे पहले ही जो ऑलरेडी तेल था उसकी कीमत भी, उसमें बड़ा इजाफा किया गया। ऑब्वियसली बहुत बड़ा इजाफा पेट्रोल डीजल की कीमतों में 55 रुपए फी लीटर, दोबारा से आपको याद दिलाते हैं सारों को ये फिगर, वैसे तो अब तक याद रहेगा। बड़े इजाफे ने अवाम को बड़ा तंग किया है, हिलाकर रख दिया है कि होगा क्या, क्योंकि बात तो सिर्फ पेट्रोलियम तक नहीं रहती ना, देन इट गोज ऑन टू एवरीथिंग एल्स। थंब रूल ये है कि ईंधन की कीमत में इजाफा होता है तो महंगाई उससे ज़्यादा तनासब से ऊपर जाती है, और हस्ब तवक्को ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, उन्होंने किराए बढ़ा दिए हैं और कोई ऑलमोस्ट अप टू 20% जो है वो बताया जा रहा है। माल बाजार गाड़ियों के किरायों में भी 25% का इजाफा हुआ है, जिसका असर नेचुरली फल, सब्जी, दालें, हर चीज, एवरीथिंग इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम हियर टू देयर। खाने पीने की आइटम्स की कीमतें बढ़ रही हैं। पाकिस्तान डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन ने कमिश्नर कराची को खत लिख दिया है कि दूध की फी लीटर कीमत 320 रुपये अब की जानी चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो यकीनन, मतलब हम जुल्म तो कह रहे हैं लेकिन ये सारा ट्रिकल डाउन इफेक्ट है। अब जाहिर है दूध में भी बाड़े से दुकान तक आना है, आगे ट्रांसपोर्ट होना है, तो मतलब वो इस वक्त अगर दूध वाला ज्यादा लेगा ना पैसे, तो फिर हमें पता है कि क्यों ले रहा है, एंड एक्चुअली इट विल मेक सेंस फॉर हिम। तो वो कहेगा कि व्हाई नॉट, भाई मैं ज्यादा लगा रहा हूँ, हर चीज ऊपर चली गई है, तो एट द एंड ऑफ द डे वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट वाली अब्दुल्ला बात है, ऑल ऑफ अस विल हैव टू पे दैट प्राइस। हुकूमत तो कह रही है कि कीमतें खत्ते की सूरत हाल के बायस मजबूरन बढ़ी हैं, जो कि हकीकत भी है। पूरी दुनिया में पेट्रोल की कीमत और इसकी तरसील पर फ़र्क पड़ा है, लेकिन सच ये भी है कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है हमारा जिसने इतना बड़ा इजाफा किया है एट दिस पॉइंट, क्योंकि हमारी लेवीज वगैरह सब कुछ मिला मिलू के फिर सब कुछ आता है ना, वो मतलब कोई एक चीज़ तो हो नहीं रही होती, तो कीमत में जी यकमुश्त 20% का बड़ा इजाफा किया है। और आने वाले दिनों में जी महंगाई का बड़ा तूफान अवाम के घरों पर दस्तक दे रहा है, ऑलरेडी देना शुरू हो गए हैं, और इस पे लेट्स टॉक अबाउट इट, बिकॉज ये लिटरली हम बात कर रहे हैं कि आने वाले वक्तों में या फिर राइट नाउ ग्राउंड रियलिटी क्या है। लेट्स टेक यू फर्स्ट टू कोयटा, तो वहाँ से ज़रा पता करते हैं क्या बाकी कीमतें जो हैं वो ऊपर जा रही हैं, और हमें ज्वाइन किया है सलमान अशरफ ने। सलमान अशरफ।
कोयटा में पेट्रोलियम मसनूआत के बाद सूरत हाल ये है कि हर तरफ इस वक्त पेट्रोल का बहरान है। कई इलाकों में पेट्रोल पंप पर पेट्रोल दस्तयाब है, लेकिन कई जो पेट्रोल पंप्स हैं वहाँ पर पेट्रोल की किल्लत का सामना करना पड़ा है। इसके साथ अगर जो बात की है कि इस पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ रोज़मर्रा अशिया की सूरत हाल क्या है, तो वहाँ पर भी महंगाई का शोर ज़ोर शोर से जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में जो दुकानदार हैं उनका ये कहना है कि जैसे पेट्रोल बढ़ा है तो हर साइड से जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनकी जानिब से सामान पहुंचाने के लिए किराया गाड़ी जो है उसकी कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। इसी तरह फल, फ्रूट, सब्ज़ी, गोश्त जो फ़रोख्त हो रहा है वो ऑलरेडी जो है वो प्राइस कंट्रोल कमेटी के लिस्ट के मुताबिक फ़रोख्त नहीं किया जा रहा, वो तो वैसे ही उसकी गिरानी थी। अब उसमें मज़ीद जो इजाफा है जो गिरानी करने का वो दुकानदारों की तरफ से, ताजरों की तरफ से इंदिया दिया जा रहा है। उनका कहना है कि वो पहले मार्केट से अगर सामान लेकर आते थे तो गाड़ी का किराया 2000 था, लेकिन जैसे ही ये 55 रुपये फ़ी लीटर बढ़ा है इसके बाद आज उन्होंने 2500 रुपये किराया सब्ज़ी मंडी से, फ्रूट मंडी से अपना जो ठिकाना है जॉइंट रोड पर वहाँ तक लाने के लिए दिया है। इसी तरह फ्रूट्स वेजिटेबल वाले जो मंडी से फ्रूट और वेजिटेबल लेकर आते हैं उनकी जानिब से भी ये बावाज़ बुलंद ये कहा जा रहा है कि आइंदा चंद दिनों में जो फ्रूट है, जो सब्ज़ी है, उसकी कीमतों में इजाफा होगा और वो बिकॉज ऑफ किराए की वजह से करेंगे। There you go. कोयटा में तो वैसे आपको पता है स्मगल तेल भी मिलता है, ईरान से जो स्मगल होता था। आई डोंट नो उसकी क्या सूरत हाल है जंग के बाद, लेकिन हालात होते हैं, लेकिन उस पे ऑलरेडी कर्व करने की कोशिश की जा रही थी, बट जाहिर है अब वो है कि नहीं अब सिलसिला। लेकिन यही सुना था कि अब जंग के बाद बिल्कुल ही बंद हो गई है वो मार्केट भी, विच इज़ गुड। अच्छा जी, अभी हम ब्रेक ले रहे हैं एंड वील टेक यू टू अदर सिटीज़ इन द कंट्री और देखेंगे कि क्या महंगाई के क्या हालात हैं लेटर इन द शो। अभी ले रहे हैं ब्रेक। अच्छा जी, वेलकम। हमारे माशरे में जहनी सेहत से मुतालिक आगाही फैलाने के लिए जंग ग्रुप, मीर खलीलुर रहमान फाउंडेशन और ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट की मुश्तरका मुहिम मिलकर बिल्कुल जारी है। और आज हमें इस इशू पर बात करना है जो हम जानते हों या ना जानते हों, इसका असर हम सब पर पड़ रहा है और इशू है क्लाइमेट चेंज, माहौलियाती तब्दीली। इसके असरात जिस तेज़ी से बढ़े हैं, मौसम बदल रहे हैं, कैलेंडर्स बदल रहे हैं, फसलें उजड़ रही हैं, खेत ख़राब हो रहे हैं, अजनास की किल्लत पैदा हो रही है। मिसाल के तौर पर आजकल की गर्मी भी आपको पता ही है ठीक ठाक है, मार्केट में शदीद सर्दी वाला फल कीनू माल्टा भी दस्तयाब है इतनी शदीद गर्मी में। अजीब सी चीज़ें जो है और इस सब का हमारी जहनी सेहत पे क्या असर पड़ सकता है, बात करेंगे क्लाइमेट चेंज और पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट शौकत अली बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया है। अगर इस तरह सोचा जाए और किसी से बात करें जी क्लाइमेट चेंज की वजह से मेंटल हेल्थ के बड़े इश्यूज हो रहे हैं, तो अगला कहेगा उससे क्या लेना देना है, आपका जवाब क्या होता है? शौकत साहब, आपको आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी अब आ रही है जी, कंटिन्यू। जी आप क्वेश्चन क्या, आपका क्या क्वेश्चन था? मैं सॉरी आवाज नहीं आ रही। हम एक लिंकेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं बिकॉज अगर इस तरह आम गुफ्तगू में अगर बात हो जी क्लाइमेट चेंज का मेंटल हेल्थ पे क्या असर पड़ सकता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द टू, तो आप इसको किस तरह रिस्पॉन्ड करेंगे? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कि जियो न्यूज़ का मिलकर के साथ और ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट की जिन्होंने मुझे आज ये अपॉर्चुनिटी मुहैया किया। तो आई विल ट्राई टू डिस्कस अबाउट द प्रैक्टिकल थिंग्स जो हमारे कम्युनिटी में और हमारे यहाँ जो प्रैक्टिकली अफेक्ट हो रहे जो मेंटल हेल्थ के ऊपर। अच्छा देखिए, सबसे पहले मेंटल हेल्थ का जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपका जो क्लाइमेट का जो है वो लिंक है मेंटल हेल्थ के साथ। ब्रॉडर लेवल पे देखा जाए तो अगर आपका मौसमी तब्दीली की जो वजूहत उसको अगर हम देख लें तो उसमें जो बुनियादी चीज़ है वो जो है आपका डायरेक्ट आपके लाइवलीहुड के साथ और आपका डायरेक्ट आपके जो है इकोनॉमिकल कंडीशन के साथ उसकी लिंकेज होती है। अगर हम इसकी इस तरह मिसाल ले लें कि जैसे हम बलूचिस्तान में हम देखें तो बलूचिस्तान में आपको बताइए यहाँ पर आपको पावर्टी जो है तकरीबन, बल्कि पाकिस्तान में पावर्टी जो है सबसे ज़्यादा है। अगर उसको हम देखा जाए तो मौसमी तब्दीली की जो बुनियादी वजूहत है वो डायरेक्ट जो है आपके ज़हनी असरात पे और प्रैक्टिकली जो आपके इंसानी ज़हनी असरात के ऊपर उसकी पड़ रही है। जी। अच्छा, अब इसको कैसे डील करना चाहिए फिर ये बताइएगा कि अगर ये हमारी जहनी सेहत पे मुतासर हो रही है क्लाइमेट चेंज की, इससे होने वाली चीज़ें, सो हाउ शुड वी डील विद दिस?
Okay, so seems like we have lost connection with Shaukat Saab while we try to get it back on. Yes, हम ट्राई कर रहे हैं कि हमारा उनसे रब्ता हो जाए. अब्दुल्ला, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली भी क्लाइमेट चेंज से मतलब मैं समझ सकती हूँ कि अगर आप हमारे मुल्क में ही देख लें मतलब कितने सैलाब आए हैं, एवरीथिंग लिंक टू क्लाइमेट चेंज. हमारी सर्दियाँ भाई सैलाबों में हमारे यहाँ लोगों के घर नहीं चले गए, बह गए ना, मतलब लोग बेघर हो गए. मतलब ये उससे सारी बड़ा चैलेंज क्या हो सकता है? और ना सिर्फ ये, उसके बाद फिर ये भी जब फोरकास्ट होता है जी अगले साल क्या होने वाला है, क्या होगा, कि ज़्यादा गर्मी होगी, ज़्यादा सर्दी होगी. This all has an effect on you. एक कांस्टेंट आपके अगर किसी के बागात हैं, किसी के आम के बाग हैं, तो वो देख रहा है कि जी बारिश होगी नहीं होगी. एक कांस्टेंट प्रेशर है आपके जहन पे, जो जाहिर है आपकी हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ दोनों पे असर अंदाज हो रहा है. while we try to connect to शौकत अली बलोच साहब, क्लाइमेट, हम एक ब्रेक लेंगे. हाँ बिल्कुल, हम एक ब्रेक ले लेते हैं. क्या ख्याल है? वेलकम बैक. अच्छा जी, पेट्रोल महंगा हो गया है एंड ऑफ कोर्स वी नो कि उसका इफेक्ट, ट्रिकल डाउन इफेक्ट इमीडिएटली हर चीज़ पे ही पड़ना स्टार्ट हो जाता है. ट्रांसपोर्टेशन के किराए तो हमने आपको बता ही दिए, विच इज़ वेरी कंसर्निंग कंसिडरिंग कि ईद बड़ी नज़दीक आ गई है अब एंड पीपल विल बी ट्रैवलिंग. हमने आपको पहले कोयटा लेके गए थे, अब आपको लाहौर लेके जा रहे हैं टू फाइंड आउट व्हाट्स हैपनिंग ओवर देयर. वहाँ क्या चीज़ किस भाव मिल रही है? उम्मे फरवा इज टेलिंग अस. जी, पेट्रोलियम मसनूआत के बाद से देखने में आ रहा है कि फल और सब्जियों के रेट में इजाफा हुआ है, और अगरचे ये इजाफा जो है 10 से 15 रुपए, और फलों के अंदर खास तौर पे 50 रुपए से लेके 300 तक इजाफा देखने में आ रहा है. इसके अलावा इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामपुरा बाजार में, और इस्लामपुरा बाजार में यहाँ पे फल और सब्जियों के स्टॉल्स लगे हुए हैं, और सूरत हाल इस तरह से है कि आलू, प्याज, टमाटर और दीगर अशिया जो कि बुनियादी और रोज़ाना इस्तेमाल होने वाली है, उनकी कीमतों में भी इजाफा देखने में आ रहा है. इजाफा किस लिहाज से है कि 10 रुपए, 20 रुपए, 30, किसी ने 50 रुपए, और कहीं भी आप मार्केट में चले जाएं आपको एक रेट नहीं मिलेगा. इसी तरह से जो लहसुन और अदरक है वो पहले 300 तक मिल रही थी, अब 350, 400 तक जो है वो दी जा रही है. प्याज की सूरत हाल भी इस तरह से है, अगर तो 50 रुपए में आपको कहीं प्याज मिलता है तो उसकी क्वालिटी नाकस है. इसी तरह उसकी कीमत जो है कहीं ने किसी ने 70 लगाई हुई, किसी ने 60 लगाई हुई है, तो एक रेट पे फल और सब्जी जो है वो दस्तयाब नहीं. फलों के हवाले से देखा जाए कि जो सब्ज रंग का जो सेब है जो 200 रुपए में मिलता था, अब 250 से 300 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है. जो सेब पहले 350 रुपए में फरोख्त किया जाता था सुर्ख रंग का, और वो सेब जो है वो 400, 450 तक पहुंच चुका है. इसी तरह से अगर खरबूजे के हवाले से देखा जाए तो खरबूजा जो है जिसका साइज बहुत छोटा है वो 160 रुपए में दिया जा रहा है, और अगर हम उसे अच्छी क्वालिटी में देखें तो 200 और 250 तक में है. और मजीद जो महंगे वाले फल हैं वो तो दस्तयाब ही नहीं है. और जब हम दुकानदारों से बात करते हैं वो कहते हैं कि जी पीछे से फल सब्जी महंगी हो गई है तो उनके लिए सस्ता बेचना नामुमकिन है. तो यानी शुक्रिया उम्मे फरवा, ये थोड़े थोड़े असरात जो है ना ये नजर आना शुरू हो गए हैं. 10 20 के बाद 10 किधर 20 जा रही है. एब्सोल्युटली, वरना तो 10 पीस कोई ऊपर लगा रहा हो तो ऑब्वियसली हम फिर खुद ही लड़ाई करके कम करा लेते हैं, बट दिस इज गोइंग टू गो अप. It definitely seems like that. अच्छा जी, अभी ले रहे हैं हम ब्रेक, हेडलाइन ब्रेक है, and we'll see you in the second hour of Geo Pakistan. Happy Women's Day. वेलकम बैक जी. आज ख़वातीन का आलमी दिन दुनिया भर में मनाया जा रहा है, और पाकिस्तान में भी इस सिलसिले में बहुत कुछ हो रहा है. हमारे शो पे भी इसलिए कैसे हो सकता है कि बात ना हो. अच्छा, मुल्क की जो आधी आबादी है ना जी ख़वातीन पर मुश्तमिल है होने के बावजूद, इनफैक्ट एक अफसोसनाक हकीकत ये है कि हमारे यहाँ आज तक ख़वातीन को वो हकूक़ हासिल नहीं जिसका हक़ उन्हें मज़हब और आईन पाकिस्तान देता है. तो ये ज़रा डिस्क्रिपेंसी जिसको हम कहते हैं ये हो जाती है. तालीम, सेहत, मईशत समेत ज़िंदगी के तकरीबन तमाम ही शोबों में ख़वातीन को वो मौक़े हासिल नहीं जिनकी बात की जाती है और जो माशरे ने मर्दों को दिए हैं. सो इक्वालिटी बेसिकली उस तरह नज़र नहीं आती. हम अपनी बात कर रहे हैं. कभी कभार तो ये होता है कि बहुत सी चीज़ें होती भी हैं ख़वातीन के लिए, बट दे आर नॉट अवेयर ऑफ इट, और कोशिश करके. अच्छा, जहाँ हमारा माशरा अनडाउटेडली मर्दों का माशरा है, और अगर हमारी आबादी के तनासुब से ख़वातीन 50% हैं, तो हमारी असम्बलियों में, हमारे ऐवानों में भी ख़वातीन की नुमाइंदगी आइडियली 50% ही होनी चाहिए, या चलो 30% तो होनी चाहिए, या 40% तो होनी चाहिए. इस सब के बावजूद पाकिस्तान ने वो सब कुछ भी अचीव किया जो दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों में आज तक भी पॉसिबल नहीं है. जैसे कि अमेरिका में कोई खातून सदर नहीं बन सकी. हमारे यहाँ पहली मुस्लिम दुनिया की वज़ीर आज़म एक खातून बनी, बेनज़ीर भुट्टो मोहतरमा शहीद. फिर पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की वज़ीर आला भी आजकल एक खातून है, मरियम नवाज शरीफ. एब्सोल्युटली. तो लिहाजा हम जहां हमें लगता है कि वो इक्वालिटी नहीं है, वहीं हमारे ही बीच में से कुछ ख़वातीन हैं जो सीधा वो ग्लास सीलिंग उनको शायद नज़र भी नहीं आती और वो तोड़ते हुए ऊपर जाती हैं.
अब ख़वातीन के हकूक़ की बातें हर प्लेटफॉर्म पर आपको पता है बढ़ चढ़ कर करने वालों को भी जब अपने घरों या इदारों में ये हकूक़ देने होते हैं तो वहाँ वो भी इंसाफ नहीं कर पाते। और वजह है हमारे रिवायती और कदामत पसंदाना माशरती रवैये, जो हमारा कल्चर है ना कभी कभार, और कुछ ट्रेडिशंस वो पीछे खींच लेते हैं। लॉज वगैरह सारे होते हैं बट हमारे कुछ ट्रेडिशंस हैं दैट जस्ट डू नॉट अलाउ वुमेन टू गो अहेड, जिन्हें तब्दील किए बगैर ख़वातीन को उनके जायज़ हकूक़ मिलेंगे ना ख़वातीन के हालात कभी बदल सकते हैं। इसका हल है माशरे में आगाही, शऊर भी, और इस आगाही और शऊर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत ख़ुद हमारी ख़वातीन को ही है। एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम, क्योंकि ज़ाहिर ख़वातीन से ही नस्ल आगे बढ़ती है, हमारे यहाँ जो आबादी का मसला है इस पे शऊर और आगाही और ख़ातून को यह हक़ हासिल होना कि वो डिसाइड करें कि वो अब उसका उसकी बॉडी, उसकी ज़िंदगी, उसकी ज़हनी सेहत, उसकी अपनी जिस्मानी सेहत मुतहम्मिल हो सकती है कि वो मज़ीद बच्चे पैदा कर सके या ना कर सके। बहुत सारे मसाइल हैं जिस पर बात हो सकती है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्मिला फारूकी साहिबा हमारे साथ हैं। शर्मिला, सो मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम। बड़ी दिन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जितना हम सेलिब्रेट करें दैट्स अनदर स्टोरी, लेकिन कुछ चीज़ों को हमें फोकस में लाने की बड़ी ज़रूरत है आज के दिन की मुनासबत से। आप you have been a cheerleader for women's rights, you have been a flag bearer, ऐसी legislation आपकी तरफ से आई है, कोशिश की गई है जिसका पहले नहीं सोचा जाता था। अपना एक्सपीरियंस बताएं एज अ वुमेन पार्लियामेंटेरियन सिटिंग अमंगस्ट मेन, मतलब आपने भी काफ़ी ग्लास सीलिंग जो है अपनी लाइफ में भी ब्रेक की है। हाउ हैज़ दैट बिन इन अ नटशेल? इज इट अ लॉट ऑफ स्ट्रगल, या फिर बहुत से लोग ये कहने को तैयार होते हैं कि जी ये तो प्रिविलेज्ड औरतें हैं, इनके लिए तो सब कुछ आसान होगा? बहुत शुक्रिया हुमा, आपको और अब्दुल्ला को दोनों को ख़वातीन का आलमी दिन मुबारक हो। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि आज का दिन सिर्फ एक अलामती दिन नहीं है। वी सेलिब्रेट आवरसेल्व्स एवरी सिंगल डे, और ऐसी ख़वातीन हैं माशरे के अंदर, जिस तरह आपने बात भी की, जो ग्लास सीलिंग्स भी तोड़ रही हैं। कुछ ऐसी ख़वातीन भी हैं जो शायद दे डोंट मेक इट टू योर चैनल, दे डोंट मेक इट टू द न्यूज़, लेकिन वो जो स्ट्रगल कर रही हैं वो कल्मिनेट होके एक चेंज लेकर आती है माशरे के अंदर। हमने देखा है ग्रास रूट लेवल पे ऐसी ख़वातीन होती हैं जिनकी जो मुसलसल काविशें होती हैं, जद्दोजहद होती हैं, वो कहीं ना कहीं ज़रूर रंग लाती हैं। और आपने देखा है कि हर शोबे के अंदर ख़वातीन एक्सेल कर रही हैं। मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरे लिए भी एक स्ट्रगल रही है। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगी कि थिंग्स हैव बीन वेरी इजी। आप जानती हैं, आप शोबिस के अंदर एक बड़ा जाना माना नाम है। घर से सपोर्ट होता है, लेकिन हमारे ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। खाविंद है, बच्चे हैं, घर वाले हैं, जिम्मेदारियां हैं। और हम पे ये कहा जाता है कि जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो शायद हम अपने कंधों पे घर की इज्जत लेके बाहर निकल रहे होते हैं, और हमें उसको भी संभालना होता है। हमारी दुपट्टा ना फिसल जाए, हमारे कपड़े मुनासिब हों, हर चीज़ के ऊपर तनकीद होती है। कोई चीज़ ऐसी नहीं होती जो तनकीद से बालातर होती है, लेकिन उसके बावजूद हम बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपना काम और अपने घर का काम, अपना करियर ये संभालते हैं। एंड इट्स ऑलवेज अ चैलेंज। जो ये कहता है ना कि टाइम मैनेजमेंट हो जाती है और हर कुछ हो जाता है, मैं समझती हूँ वो बिल्कुल गलत बयानी कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। अगर आप काम कर रहे हैं तो आप लॉ मेकर्स में देख लीजिए। हाँ, बिल्कुल आपके अगर हम लॉ मेकिंग और लॉ मेकर्स में देख लीजिए, आपकी जो कम्युनिटी है, जाहिर है हम अपनी फील्ड की बात कर सकते हैं, जर्नलिज्म की बात करते हैं, न्यूज़ इंडस्ट्री की बात कर सकते हैं। हम चाहते हैं आप पार्लियामान के बारे में हमें बताएं। ख़वातीन जाहिर है आज से तो है नहीं, कितने अरसे से हैं, लेकिन क्या थिंग्स हैव चेंज्ड? अब नाउ द मेन पार्लियामेंटेरियंस आल्सो मतलब okay and used to having you know female colleagues, और उनकी राय और उनकी बात को उतनी ही अहमियत दी जाती है। अच्छा, इस पे कंसंट्रेशन ये उनका होना तो इज एक्सेप्टेबल, उनकी राय सुनते ये दैट्स द बिग क्वेश्चन। आल्सो वियर्ड मायूब जोक्स अभी भी क्या मारे जाते हैं? फ्रैंकली पूछ रहे हैं आपसे अब्दुल्ला। आज का जो दिन है ना, इस पे हमें एहतसाब भी करना चाहिए। एहतसाब का दिन भी है कि क्या हम ख़वातीन की जो लेजिस्लेशन के हवाले से क्या हमने लेजिस्लेशन की और क्या उस पर अमल दरामद की, हम कहाँ तक कामयाब हुए और कहाँ तक कामयाब नहीं हुए। आपने बात करी कि पार्लियामान के अंदर क्या एक पल्स है या क्या एटमॉस्फेयर होता है जब हम ख़वातीन काम करती हैं। It is always a very challenging environment for women even today. हम बड़ी empowered ख़वातीन अपने आप को कहते हैं कि हम पार्लियामान में पहुंच गए हैं,
और हम बात कर सकते हैं देर आर सम एक्सेप्शनल मैन, कुछ ऐसे बिल्कुल एक्सेप्शनल मर्द हजरात हैं पार्लियामान के अंदर भी, इस पार्लियामान में भी जिसमें मैं मौजूद हूँ, जिन्होंने बढ़ चढ़ के ख़वातीन के इश्यूज़ के ऊपर ख़वातीन को सपोर्ट किया। लेकिन कुछ ऐसे मर्द भी ज़रूर हैं जो आज भी ख़वातीन को बराबरी का जो रुतबा है वो देने के लिए तैयार नहीं है, ना अपनी बेटियों को, ना अपने घर में, ना पार्लियामान के अंदर अपनी कॉलीग्स को। ऐसे हैं एंड देयर इज़ अ मेजॉरिटी ऑफ देम। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगी कि सारे के सारे मर्द जो हैं वो ख़वातीन के इश्यूज़ के ऊपर या ख़वातीन को बराबर की सतह का एक प्लेटफॉर्म देने के लिए तैयार है। नो, दैट्स नॉट द केस। मैंने पिछले दिनों आपको बताया था कि जो डाउरी का बिल था मेरा, वो रिजेक्ट किया गया, उसमें मर्द आगे थे। लेकिन बात ये है कि डिस्पाइट दिस रेजिस्टेंस, डिस्पाइट ये इम्पेडिमेंट्स हैं जिसे मैं कहती हूँ, ये जो रोड ब्लॉक्स हैं, उसके बावजूद ख़वातीन, मुझ जैसी कई ख़वातीन हैं जो इन चीज़ों को एक तरफ रख के जद्दोजहद कर रही हैं और कहीं ना कहीं पहुंच रही हैं। हमने कुछ एग्जाम्पलरी लेजिस्लेशन करी नेशनल असेंबली में पिछले 2 सालों के अंदर, और उसके बाद आप देखिए कि जब चाइल्ड मैरिजेस का जो बिल था, जब आईसीटी के अंदर आया, उसके बाद फिर बलूचिस्तान में कुछ माह बाद देखिए ना एक डिबेट दोबारा शुरू हुई। सिंध में 2013 में आया था, उसके बाद 2025 में अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल असेंबली में आया, तो फिर बलूचिस्तान में भी आया, और अब आप देखें कि पंजाब के अंदर भी आया। और मैं जब एग्जाम्पलरी मर्दों की बात करती हूँ तो मैं सदर जरदारी साहब को बिल्कुल इसमें शामिल करूंगी, बिकॉज आपको याद होगा कि जब चाइल्ड मैरिजेस का बिल पास हो के सदर के पास दस्तखत के लिए गया तो मुठभेड़ एहतजाज की कॉल दी गई थी, और बट ही चोज टू बी ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री एंड ही साइंड द बिल, और वो आज कानून है। देखिए, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि हम कभी भी मर्दों के साथ किसी कंपटीशन में नहीं है, हमारा कोई मुकाबला नहीं है, हम मुकाबलेबाजी नहीं कर रहे। हम अपना हक, अपनी इज्जत, अपना मकाम, अपना प्लेटफॉर्म मांग रहे हैं जो हमें हमारा मजहब भी देता है। तालीम अगर हासिल हम करते हैं, जब हम कम उम्र बच्चियों की शादी की बात करते हैं, तो सबसे बड़ा हथियार मैं समझती हूँ तालीम है। एक बच्ची का भी उतना ही हक है तालीम हासिल करना जितना एक बच्चे का है। अच्छा शर्मिला, एक और चीज़ में आपकी तवज्जो ज़रा लाना चाहेंगे। ये दिन अब पूरी दुनिया मना रही है, इंटरनेशनल विमेंस डे है, पूरी दुनिया के लिए ही है। कि दुनिया या फिर वेस्ट को अगर आप एग्जाम्पल ले लें, वो क्यों हमारी तरफ इस तरह देखते हैं कि यहाँ एज इफ women have absolutely no rights at all। माना कि there is a lot of work to be done, वो हम मानते हैं, लेकिन ये तासुर दुनिया को क्यों है कि मतलब वो अगर मुझसे आपसे भी मिलें तो वो उनके पास 200 और सवाल होते हैं कि कैसे आप लोग यहाँ तक पहुँच गए जहाँ पहुँच गए। ये क्या हमने एफर्ट नहीं की दुनिया को भी बताने के लिए कि फाइन वी हैव आवर चैलेंजेस बट वी आर वेरी मच फाइटिंग फॉर आवर राइट्स एंड यू नो And lot of you have made it. मेरे ख्याल से कि हम दुनिया के कई ममालिक से बहुत बेहतर तरीके से प्रोग्रेस कर रहे हैं। कई ममालिक ऐसे हैं दुनिया में, आइसलैंड, फिनलैंड, ये ममालिक ऐसे हैं, स्वीडन में कहा जाता है औरतों के बड़े हुकूक हैं। आई हैव स्टडीड देम, मैंने वहाँ पर भी उनकी ख़वातीन से मैं मिली, उनकी भी एक जद्दोजहद रही है, हमारी भी एक जद्दोजहद है। द थिंग इज़ कि हम कितनी प्रोग्रेस कर रहे हैं, और हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। बड़े बड़े इंडस्ट्रियल ममालिक हैं, बड़े बड़े जो कहा जाता है सुपर पावर्स हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती, हमारे दोस्त भी वहाँ होते हैं, लेकिन वहाँ पर जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस होती हैं और ख़वातीन के साथ ज़्यादती होती है, वो शायद पाकिस्तान में उस तरह की नहीं होती है। जिस तरह भी आपने मेंशन भी किया, बीबी शहीद साहिबा जब पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म बनी तो उन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि जो इस्लामी ममालिक हैं उसमें ख़वातीन की क़यादत के लिए दरवाजे खोले। इट वॉज अनहर्ड ऑफ कि एक इस्लामी मुल्क में एक खातून वज़ीर आज़म बनेगी, फिर आगे जाके एक स्पीकर खातून बनी, बिल्कुल फॉरेन मिनिस्टर खातून बनी, बीबी शहीद ने वुमेन बैंक खोला। यहाँ पर आप देखें कि जो घर का हक है, जो क्लाइमेट रेजिस्टेंट घर बनाए जा रहे हैं सिंध में, वो ख़वातीन को हक दिया जा रहा है, वो उनके नाम पे ज़मीनें दी जा रही हैं। आज आपने विटनेस किया, पिंक स्कूटीज ख़वातीन को दिया जा रहा है। इट्स अ रेवोल्यूशन। इट वाज अनहर्ड ऑफ कि जी सड़कों के ऊपर जो है लड़कियां बाइक चलाएंगी, हम तो तसव्वुर नहीं कर पाते थे। मैं अपने बचपन की अगर बात करूं, इट वाज अनहर्ड ऑफ। पिंक बसेस चल रही हैं। हमारे इन सूबों में हम सिंध की बात करें, बहुत काम हो रहा है ख़वातीन को एम्पावर बनने के लिए, पंजाब में बहुत काम हो रहा है ख़वातीन को एम्पावर करने के लिए, लेकिन
हम आपसे बहैसियत वुमन पार्लियामेंटेरियन जानना चाहते हैं कि हमने चलिए अर्ली चाइल्ड मैरिज पे बिल भी तकरीबन सभी सूबों में आ गया, पंजाब में भी अब एज की लिमिट बढ़ा दी गई है, सिंध में तो पहले ही ये कर दी गई थी सेट। हम टॉप प्रायोरिटी पे पहली 3 चीज़ें क्या हैं जिसको फौरी तौर पर एड्रेस करने की ज़रूरत है एज फार एज द वेमेन ऑफ दिस कंट्री आर कंसर्न? क्या करें सूबाई असम्बलियाँ या वफाकी हुकूमत? अब्दुल्ला, सबसे अहम चीज़ जो ख़वातीन के हवाले से हमें करनी चाहिए उनकी तालीम है, एक्सेस टू एजुकेशन। मेरे भी ये जहन में था कि मेरा किसी तरह इस पे कानून साजी हो जाए कि कंपलसरी हो जाए कि अगर आपके घर में बच्ची है तो उसको स्कूल लाजमी है। हमारा जो आइन है वो कहता है कि 5 साल से 15 साल की उम्र तक के हर फर्द को तालीम हासिल करना उसका हक है। ये हमारा आइन है। दिस इज एन आर्टिकल इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अमल दरामद किस हद तक हो रहा है? अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में सैलाब भी आता है, हमारे मुल्क में जलजले भी आते हैं और स्कूल, घर बार, माल मवेशी सब बह जाता है। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हम दोबारा उठ के ना खड़े और दोबारा उस पर काम ना करें। जब हम कम उम्र बच्चियों की शादी रोकते हैं ना, तो हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हम एक बच्ची को उसकी तालीम से महरूम नहीं करना चाहते। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो वुमेन्स राइट की बात होती है, कोई रियायत नहीं है, इट्स नॉट चैरिटी। ये हमारा आईनी हक है, ये हमारा मजहबी हक है। एक औरत जब काम करती है, तालीम हासिल करती है, नौकरी करती है, तो वो मईशत में भी अपना हिस्सा डालती है। वी आर प्राइमरी केयर गिवर्स। हम घर में भी देखभाल करते हैं, हम नौकरी भी करते हैं और घर के अंदर फाइनेंशियल हेल्प भी करते हैं। तो सबसे पहले आपने तालीम देनी। तालीम होगी तो आपकी बच्चियां जो हैं वो काम कर सकेंगी, मुल्क की मईशत में अपना हिस्सा डाल सकेंगी। दूसरी चीज़ ये है कि सेहत की सहूलियात हर बच्ची को, हर औरत को मैसर होनी चाहिए। और तालीम की बात अगर सेहत की बात करूं तो मयारी सेहत की फैसिलिटीज़, जहां पर देखिए, अगर आप कम उम्र की बच्चियों की शादी कर देते हैं तो एक 12-13 साल की बच्ची जो है वो 13-14 साल में एक बच्चा पैदा कर देती है। एक बच्चा कैसे संभालेगी? एक बच्चा पैदा कर रही है। बिल्कुल, किताब हाथ में देने की बजाय आप बच्चा हाथ में दे रहे हैं, वो किस तरीके से पालेगी? ये ज्यादती है, आप उसका बचपन उससे छीन रहे हैं। तो आपने तालीम देनी। तालीम से देखिए, इट ब्रॉडन्स योर होराइजन्स। आपको समझ आती है कि आपके हुकूक क्या हैं, आपको समझ आती है कि आपकी जिस्म की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आपकी सेहत ये जो क्या आपने है। बात की है ना, इट ब्रॉडन्स योर होराइजन्स, यही बात तकलीफ दे होती है कुछ लोगों के लिए, कुछ फैमिलीज़ के लिए, कुछ इलाकों के लिए, कुछ तबकों के लिए। वो नहीं चाहते ना कि वो ब्रॉडन योर होराइजन हो, इसलिए बड़ा ही मुश्किलों से। और आज तक एज वी स्पीक बन्नू में शायद आपने भी शर्मिला देखा होगा जी, कल एक बच्ची को जो मारा है, भाई के कपड़े पहन के बच्ची जो 15-14 साल की है, उसको किस तरह मुसल्ला जो अफराद हैं, नामालूम मुसल्ला अफराद, उन्हें क्या कहें आप, मोरल पुलिसिंग, उसको ठुड्डों से मार, उसकी पसलियां तोड़ दी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया, कोई केस भी नहीं हुआ टिल डेट। कुछ नहीं। ये जो हमारे माशरे में खामोश तमाशाई बैठे होते हैं ना, ये इन बोसीदा रिवायात को फरोग देते हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल। और एक बच्ची जब तालीम हासिल करती है तो वो अपने हुकूक जानती है। शी ब्रेक्स द नॉर्म्स। और यहाँ पर स्टेटस को जो है ना, अगर जो भी स्टेटस को हिलाएगा या उसको चैलेंज करेगा, वो एक्सेप्टेबल नहीं होता हमारे माशरे में। ये माशरती सोच की तब्दीली बहुत जरूरी है। देखिए, हम कवानीन बनाते रहेंगे, लेकिन जब तक सोच में तब्दीली नहीं आएगी, जब तक आप ये फैसला नहीं करेंगे कि आपने अपनी बेटियों को बराबर का हक देना है, माशरे में खातिर खा तब्दीली नहीं आएगी। और मैं अब ये आपको वसूख के साथ कह रही हूँ कि अच्छे घरानों के अंदर और अक्रॉस, चाहे वो रूरल एरियाज हो, चाहे वो अर्बन हो, अब माँ बाप, बिलखुसूस जो माएँ हैं, चाहे उनकी तालीम कुछ ना हो, वो अपनी बच्चियों को अब तालीम देना चाहती हैं। शुक्र है, बिल्कुल। ये हमने भी विटनेस किया है। अवेयरनेस है, एंड आई सी इट एट द ग्रास रूट लेवल, व्हिच इज सो एनलाइटनिंग, व्हिच इज सो एम्पावरिंग, कि आज एक घर की बच्ची नौकरी भी करती है, पिंक स्कूटी भी चला के जाती है, और उसको तालीम होगी तो आप इन्फॉर्म्ड चॉइसेस कर सकेंगे। शर्मिला, as much as we are having fun having this conversation, और आज का दिन भी यही डिमांड करता है, we are short on time, but thank you so much। आपकी बहुत ही वैल्यू एडिशन होती है whenever we have you on our show। और आज के दिन के हवाले से मतलब वो इक्वालिटी जो हम चाहते हैं ना, वो हम अपने मुल्क में हर कोने में चाहते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सी जगहों पे वाकई women are doing really well, but कुछ ऐसे इलाके हैं, कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ they are not। Now let us talk about cricket, और क्रिकेट के मकबूल तरीन फॉर्मेट का
बादशाह कौन होगा, फैसला आज हो जाएगा। यू वांट अ बेट? वर्ल्ड T20 फाइनल में इंडिया और न्यूजीलैंड का मुकाबला है और दोनों ही टीमें बहुत तगड़ी हैं। इंडिया तगड़ी हैं वर्ल्ड T20 का दिफाई चैंपियन तो है ही, इसके अलावा अपने होम ग्राउंड पर 1 लाख तमाशाइयों वाले अहमदाबाद के स्टेडियम में मैच खेल रहा है और फॉर्म में बड़ी अच्छी है। ठीक ठाक नजर आ रही है। बिल्कुल, मतलब दे आर हेयर फॉर अ रीजन। आप समझें कि अगर फाइनल इन दो टीमों के बीच में हो रहा है तो इसका बहुत बड़ी वजह है। और इंडिया जो है ऑब्वियसली एक तो इंडिया में ही खेल रहे हैं, बहुत फेवरेट भी नज़र आ रहे हैं और टॉप ऑर्डर में ईशान किशन और सैमसन जो है वो मुसलसल संजू सैमसन ओके मुसलसल रन्स कर रहे हैं। तो आपको पता है, और बॉलिंग किसने संभाली हुई है? बुमराह ने, हार्दिक ने। तो मतलब दे आर प्रीटी स्ट्रॉन्ग, दे आर ओके। इसी पे बात करते हैं, हमारे साथ जी मौजूद हैं अहमद शहजाद, टेस्ट क्रिकेटर। अहमद भाई, आज फैसला हो जाएगा। आपका भी हारना मना है, अपने इख्तिताम को पहुंचेगा। T20 क्रिकेट का आलमी चैंपियन कौन बनेगा? दोनों टीमें अच्छी हैं, ज़ाहिर है दोनों डिजर्विंग थी तो यहाँ तक पहुंची हैं। आपके ख्याल में आज पहले बैटिंग करने वाले को फ़ायदा हो सकता है या पहले फील्डिंग करने वाले को फ़ायदा हो सकता है? जी वो भी देखिए, अहमदाबाद में सेकंड टाइम भी अगर आप बॉल करते हैं तो स्विंग और बाउंस मौजूद होता है, लेकिन मसला ये है कि भारत जो है उसकी बॉलिंग इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग बॉलिंग से वो नहीं जा रहा। वो अपनी बैटिंग को बैक कर रहा है कि जितने भी रन्स हमें होंगे वो हम चेस करेंगे। पहली बारी आएगी भारत की तो कोशिश करता है 250 करें। हमने ये पहले भी बात की थी और हमने पिछले मैच में देखा है कि 250 उसने किया है। अगर सेकंड बारी के अंदर उसको 300 चेस भी करना पड़ेगा ना, क्योंकि बॉलिंग उसकी शॉर्ट है। सो उसके पास इतनी डेप्थ भारत के पास मौजूद है दैट दे विल बैक देमसेल्फ, क्योंकि दुबे के साथ बॉलिंग करते हैं, एक बॉलर शॉर्ट खेल रहे हैं, लेकिन उनको पता था कि दे कैन पुल इट ऑफ। उनका बैलेंस इसी तरह ठीक बन रहा है और देखें दे आर वो फाइनल खेल रहे हैं बड़ी अच्छी प्लानिंग के साथ। अहमद, ये भी बताइएगा कि माहिरीन जो है ना वो पहले दिन से ही ये समझते हैं कि इंडिया का पलड़ा भारी है, इंडिया इज़ अ फेवरेट और उनके पास फॉर्म का एडवांटेज है, होम ग्राउंड का एडवांटेज है, उनके पास एडवांटेज है। और सबसे बढ़कर बाय द वे उनके पास बुमराह है और हार्दिक पांड्या जैसे हाई प्रेशर मैच एक्सपर्ट्स हैं, वो ज़बरदस्त खेलते हैं। तो क्या ये वजूहात काफ़ी हैं इंडिया को फेवरेट समझने के लिए? एंड व्हाट डू यू थिंक? फेवरेट समझने के लिए ये वजूहात काफी हो सकती हैं, लेकिन न्यूजीलैंड को भी फेवरेट समझने के लिए यही वजूहात काफी है ना। फिर उनके पास भी कुछ प्लेयर्स हैं जो इम्पैक्ट प्लेयर्स हैं। उनके पास फिन एलन ने जो सेंचुरी लगाई है और जिस तरह वो खेला है, वो क्या उसने मारा 33 बॉलों पे और पूरे ग्राउंड के अंदर इम्प्रोवाइज किया और नॉकआउट मैच के अंदर छोटे, तो ये भी एक फैक्टर है। फिर साइफेट फैक्टर है, फिलिप फैक्टर है, रविंद्रा फैक्टर है, ठीक है। तो उसके बाद उनका फर्गुसन फैक्टर है, मैट हेनरी, तो सेंटनर जो कप्तान है, बैट बॉल दोनों, तो मिचेल। तो टीम न्यूजीलैंड की भी बहुत तगड़ी टीम है और प्लेयर्स उनके भी फॉर्म के अंदर हैं और फील्डर्स वो भी तगड़े हैं। सो ऑल इन ऑल दोनों टीमें अगर आप देखेंगे तो एक जैसी ही क्रिकेट खेल के आए हैं। या अच्छा अहमद भाई, अब न्यूजीलैंड की बात करें तो वो टूर्नामेंट में बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म करते हैं, फाइनल तक भी अक्सर पहुंचते हैं, लेकिन फिर फंस जाते हैं। तो लगता तो यही है कि वो प्रेशर हैंडल करने की शायद सलाहियत नहीं रखते। क्या आपको आज वाली टीम भी ऐसी नज़र आ रही है या आपको लगता है कि दिस टीम इज़ डिफरेंट फ्रॉम न्यूजीलैंड? ये बात कहना दुरुस्त ना होगी कि वो प्रेशर हैंडल करने की सलाहियत नहीं रखते। हाँ, वो प्रेशर सिचुएशंस में आके नॉकआउट में चोक जरूर कर रहे हैं, लेकिन हर इंटरनेशनल मैच जो होता है वो प्रेशर से खाली नहीं होता। सो ये उनका टेस्ट है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। हमने देखा टाइम एंड टाइम अगेन वो बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन व्हेन इट मैटर्स दे चोक। Same has been happening with New Zealand cricket team as well, that they play really good cricket in the group stages, even in semi-finals sometimes. But in big games, they lose their nerves. Basically, जो pressure moments आते हैं, उसमें बह जाते हैं. So New Zealand would know, like हमें भी अगर ये बात का पता है तो न्यूजीलैंड को भी इन स्टैट्स का पता होगा. I'm sure they will be working on it. Let's see, it will be a really exciting game to watch there. Let's see क्या होता है, लेकिन I think इंडिया को ज़ाहिर एडवांटेज ज़्यादा है. एक तो ये उनकी IPL वाली पिच ही बनेगी तकरीबन.
बहुत शुक्रिया। और होम ग्राउंड होम क्राउड फॉर्म में भी हैं, सो जो टीम अच्छा खेले ना वो जीते। और अब्दुल्ला, यू वांट टू पिक? मैंने आपको बताया कि मुझे लग रहा है इंडिया इज एट एडवांटेज। मुझे भी यही लग रहा है, लेकिन जो भी जीतेगा वो मैं उनके साथ। अगर इंडिया जीतेगी तो मैं उनके साथ नहीं हूँ। ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक जी। रमज़ान और मुबारक वो महीना है जहाँ ज़्यादातर पाकिस्तानी अपनी साल भर की ज़कात खैरात वगैरह निकालते हैं। हम हमेशा ये बात करते हैं कि इस रकम का असल हकदार पेशावर भिखारी नहीं है, वो इदारे, वो अफराद हैं जो एक्चुअली माशरे में कुछ बड़ा कर रहे हैं और दूसरों के लिए बहुत कुछ करने की चाहत और हम यहाँ बैठे हैं ना आपकी मदद करने के लिए, टू आइडेंटिफाई वो कौन से इदारे हैं जो डिज़र्व करते हैं कि वहाँ आपकी ज़कात जाए। और ऐसा ही एक इदारा है चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन। ये इदारा 16 साल से बच्चों के लिए इलाज की सहूलियात मुहैया करने के लिए काम कर रहा है और इनका दावा है कि अब तक अपने 340 सही कहा है ना मैंने, उससे ज़ायद सैटेलाइट सेंटर्स के जरिए 1 करोड़ बच्चों तक तिब्बी मदद जो है वो पहुंचा चुके हैं। ह्यूज नंबर। और ये दायरा मजीद फैलाना चाहते हैं। हमारे साथ चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर एहसन रब्बानी मौजूद हैं। डॉक्टर एहसन, बहुत शुक्रिया। हम सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे, आप हमारे देखने वालों के लिए भी ज़रा बताइए आपका स्कोप ऑफ वर्क, आपका बॉडी ऑफ वर्क, इतने सालों से आप क्या कर रहे हैं। मतलब हमने कुछ चीज़ा चीज़ें बताई हैं और आगे क्या कुछ करने का इरादा रखते हैं। अस्सलामुअलैकुम, बहुत शुक्रिया इस मौके का। और आज बहुत अहम दिन है। एक तो आपके प्रोग्राम में जिक्र हुआ कि आज ख़वातीन का आलमी दिन है जी, और दूसरी आज एक T20 वर्ल्ड कप का फाइनल भी है। मैं उन दोनों हवालों से बात करूंगा कि पाकिस्तान में बच्चों की शरह अमवात अपने बराबर के ममालिक से, इंडिया और बांग्लादेश से डबल है। हमारे यहाँ 1000 बच्चे रोजाना मर जाते हैं जो प्रिवेंटेबल है। तो इनको बचाने के लिए चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन काम कर रही है और मुझे यही कहना चाहिए कि तमाम पाकिस्तानियों को इस पे काम करना चाहिए। हम एक क्रिकेट मैच की हार पे जितनी उदास होते हैं, आप ये सोचिए कि जो असली मुकाबला है, हमें अपना ये रन रेट बेहतर करना है कि हमारे बच्चे सरवाइव करें। इंडिया और बांग्लादेश में बच्चों का सर्वाइवल रेट हमसे डबल है। इसके लिए हम इमरजेंसी रूम स्टैब्लिश करते हैं। और जो आपने आज डॉक्टर एहसन, बड़ी आपने शॉकिंग स्टैट्स है वो अभी हमारे साथ शेयर किया है। हम जल्दी से इस बात पे आ जाते हैं कि आप लोग क्या कर रहे हैं टू रिवर्स सच स्टैट्स। जी, उसको कम करने के लिए हमें अपना सिस्टम बेहतर करना है और उस सिस्टम का एक हिस्सा है कि हमने पाकिस्तान के 350 अस्पतालों में बच्चों को बचाने के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं और ये काम पाकिस्तानियों की मदद से हो रहा है। और मैं सिर्फ ये जिक्र कर दूं कि ये बहुत अहम है कि हम हर बच्चे को बचाएं। लेट्स सेव एवरी चाइल्ड, चाहे वो बच्चा कराची में हो या वो कश्मीर में हो या वो वाशुक में हो, जो बलूचिस्तान का एक कॉर्नर है जहां से जब माँ को ये कहते हैं ना कि बच्चे को बड़े शहर ले जाओ, तो वहां से क्वेटा 9 घंटे की ड्राइव है अगर आपके पास एक 4x4 कार है। बिल्कुल। तो हमें उस शहर में इलाज करना है, इसीलिए हम 350 शहरों में इलाज कर रहे हैं। तो ये जो 340 सैटेलाइट सेंटर्स हैं, जरा एक्सप्लेन द सैटेलाइट सेंटर्स टू अस। क्या क्या सहूलत वहाँ मौजूद होती है? क्या क्या हो जाता है, मतलब जहाँ अस्पताल क्लिनिक्स वगैरह ना हो? हमने 1.5 इंच की मस्जिद नहीं बनाई। हमने एग्जिस्टिंग सरकारी अस्पताल को बेहतर किया। पाकिस्तान में डिस्ट्रिक्ट और तहसील अस्पताल तकरीबन 400 हैं। पाकिस्तान की हर तहसील में, हर डिस्ट्रिक्ट में सरकारी अस्पताल हैं जहां पे यूजुअली एक जनरल प्रैक्टिशनर बच्चों को देखता है। हम एक पीडियाट्रिक स्पेशलिस्ट के थ्रू बच्चे का मुआयना करते हैं, एडवाइस देते हैं। आधे केसेस में हमारी एडवाइस जो है वो उस डॉक्टर से मुख्तलिफ होती है जो देखता है, उससे बच्चे की सेहत भी जल्दी बेहतर होती है और उसको बड़े शहर नहीं ले जाना पड़ता। डॉक्टर एहसन, इसमें सबसे बड़ा जो सुकून बच्चे के बाद मिलता है वो उस ममता की ठंडक है Certainly. जो आज और आपको भी इंश्योर मिलता होगा। अब बताइए इस साल के लिए आपके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं प्राइमरीली, जिसके लिए जाहिर है हम लोगों से अपील करेंगे कि आपकी मदद करें, ज़कात दें, अतियात दें। इस साल इंशाल्लाह 20 लाख बच्चों का इलाज होगा, क्वालिटी इलाज होगा, मुफ्त इलाज होगा, 24 घंटे इलाज होगा। और इसी काम के लिए हमें पाकिस्तानियों की मदद की जरूरत है ताकि अपने ज़कात अपनी वेबसाइट प्लीज मेंशन कर दीजिएगा ताकि फिर लोग एक्सेस कर सकें। वेबसाइट childlifefoundation.org
गॉट इट। childlifefoundation.org। और जो हमें देख रहे हैं इस वक्त, पीपल यू नो वॉच अस इन पाकिस्तान, फ्रॉम आउटसाइड पाकिस्तान, दीज आर वन ऑफ द डिजर्विंग प्लेसेस जहां आप अपनी ज़कात और अतियात आप इधर दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर एहसन रबानी फॉर डूइंग व्हाट यू डूइंग। बहुत बड़ी दुनिया है पाकिस्तान में, मतलब इतने खुले दिल के लोग हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, और इंशाल्लाह वन बाय वन हम आपसे आपको बताइए मिलाते रहेंगे। पाकिस्तान और फिर कराची की क्या बात है। वी आर गोना सी यू टुमारो इंशाल्लाह। बाय।